तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिनेश पाल इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जहाँ पे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कि आपको कितने फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। आपको मस्ट याद रखना है कि इतने फॉर्मूला बगैर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। पहला स्केल। मान लो मेरे पास दो स्केल है, एक कोई मेजर कर रहा है ए में, कोई मेजर कर रहा है बी में। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि आपने इसको मेजर किया तो कोई भी टेम्परेचर आया TA माइनस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसी भी स्केल का कोई भी टेम्परेचर माइनस उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट। कैसा होता है? कांस्टेंट। तो एक काम करो, मुझे क्या करना है, इन दोनों स्केल के बीच में मुझे रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन कैसे बनाऊंगा? भैया तेरा टेम्परेचर मेजर करके बता, तो इसने बोला T है। तू अपना टेम्परेचर मेजर करके बता, तो इसने बोला TB। तेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? M। तेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? MB। चलो, तेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? BA। तेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? BB। तेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? MM। और तेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? MB। दोनों कांस्टेंट, दोनों बराबर, वैल्यू रखो, आंसर निकाल सकते हो। ये होता है कोई भी दो स्केल होते हैं उनके बीच का रिलेशन निकालने का तरीका। और ये याद कर लो, आपका काम हो गया। टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये टेम्परेचर कोई भी ले सकते हो आप, अभी कोई जिस चीज को मेजर कर रहे हो उस चीज का टेम्परेचर। स्केल का काम खत्म। अब आता है एक्सपांशन। एक्सपांशन हमारे पास तीन टाइप का होता है। लीनियर एक्सपांशन, फिर होता है हमारा एरियल एक्सपांशन, फिर होता है वॉल्यूम एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन मतलब कोई वायर था, वायर की जो था वायर, उसकी लेंथ कितनी थी? L। आपने गर्म किए तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई बेटा? डेल्टा L जितनी उसकी लेंथ बढ़ गई। डन। तो डेल्टा L जो लेंथ में बढ़ोती हुई, जो लेंथ बढ़ा, वो किस पे डिपेंड करेगा? L अल्फा L डेल्टा T। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा L डेल्टा T। अल्फा L क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, है ना? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो उसी तरीके से मान लो इसका एरिया A था, तो जैसे ही आपने इसे गर्म किया तो सभी डायमेंशन में थोड़ा सा एरिया बढ़ गया। कितना बढ़ गया बेटा? डेल्टा A जितना बढ़ गया। तो डेल्टा A किस पे डिपेंड करेगा? जैसे इसमें लेंथ थी, इसमें क्या हो जाएगा? एरिया। इसमें अल्फा L था, इसमें हो जाएगा अल्फा A और डेल्टा T। ये जो अल्फा A है वो भी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। चलो, मान लो आपने कोई बॉडी ली थी जो 3D में थी पूरी। इसका वॉल्यूम कितना था? V। आपने इसे गर्म किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? डेल्टा V। तो डेल्टा V किस पे डिपेंड करेगा? एरिया, और यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम। यहाँ पे अल्फा A तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा V। यहाँ पे डेल्टा T तो यहाँ पे भी डेल्टा T। अल्फा V भी क्या है? कोएफिशिएंट। बट तीनों कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। अल्फा A जो है ना, वो अल्फा L से दुगना होता है, बिकॉज ये लीनियर एक्सपेंशन मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन में बढ़ता था, लेकिन ये कौन से डायमेंशन में बढ़ेगा बेटा? दो डायमेंशन में बढ़ेगा। और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा V, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा
3 डायमेंशन। मान लो ये x में बढ़ रहा होगा तो ये एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगा और ये दोनों एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में बढ़ेगा। समझ में आ गया? चलो, ये हो गया तुम्हारा लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसी तरीके से एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी, डेंसिटी एक्सपेंशन। ऐसा ही होता है, किसी की डेंसिटी, जैसे किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो मैटर दूर जाता है, मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एक दूसरे से दूर चले गए, दूर चले जाने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो डेंसिटी जैसे इसका फॉर्मूला लिखा था वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। ये चेंज इन लेंथ है ना, वहां पे आएगा चेंज इन डेंसिटी। लेंथ इतनी थी, डेंसिटी इतनी है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ डेंसिटी एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। समझ में आ गया? ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डेंसिटी एक्सपेंशन। ये क्या हो गया? कोई भी डेंसिटी थी माइनस डेंसिटी एट टेम्परेचर, ये कोई भी है ना, डेंसिटी एट, मान लो डेंसिटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे डेंसिटी एट टी टेम्परेचर, जो हमारा डी ओवर टेम्परेचर। समझ गए? चलो, अब आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और एक आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दो टॉपिक आएंगे, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो, एक फॉर्मूला आपको याद रखना, आपका काम हो जाएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, ये हीट है, इतनी हीट दी गई। ये m क्या है? ये है तुम्हारा मास। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डन? चलो, इन दोनों को मिला दोगे तो कैपिटल एस हो जाएगा, वो होती है हीट कैपेसिटी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कैपिटल एस डेल्टा टी। इसकी डेफिनेशन होती है, इसको एस को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? एस को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम इंटू डेल्टा टी, और इधर डेल्टा क्यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेल्टा टी नीचे चला जाएगा, है ना, ये बचेगा एस। और एस है क्या असल में? ये है एम इंटू एस। स्टार कर देता हूं, कैपिटल एस इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल एस। डन? चलो, हाँ, तो इसकी डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऊपर क्या है? हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास, किसके लिए? यूनिट मास के लिए, टू राइज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री या 1 केल्विन। इसका टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ाना है? यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। किसके लिए? यूनिट मास के लिए, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर दोनों को मैं 1 कर दो तो एस किसके बराबर होगा? हीट के बराबर। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ गिवन मास, दिया हुआ जो भी है, मास से लेना देना नहीं, जितना आपको 1 किलो रखना है, 5 किलो रखना है, 50 किलो रखना है, जो रखना है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय ओनली 1 डिग्री, यूनिट, यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। ये है हीट कैपेसिटी।
और ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि यूनिट है, यूनिट मास के लिए होता है। तो स्पेसिफिक, जब भी यूनिट मास आता है तब ये वर्ड यूज होता है स्पेसिफिक। चलो चेंज ऑफ फेस। मान लो मेरे पास कोई सॉलिड था, सॉलिड को मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा? सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर में चेंजेस आता है तो कौन सी हीट जाती है? ये वाली, ये हमने फॉर्मूला लगा रखा है, ये इससे कैलकुलेट करेंगे, ms डेल्टा टी। तो यहां से जब यहां पे जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। सॉलिड से क्या बन गया? सॉलिड गर्म होते होते सॉलिड हो गया, बहुत गर्म एकदम सॉलिड हो गया। चलो, अब जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, क्या बनता है? सॉलिड से लिक्विड। ये कब बनता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। कब बनता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। जैसे मेरे पास 5 डिग्री का आइस था। क्या था बेटा? 5 डिग्री का आइस, सॉलिड है ना। उसे मैं गर्म करूंगा तो लिक्विड हो जाएगा? नहीं, पहले वो 0 डिग्री का आइस बनेगा। तो ये क्या करेगा? हीट लेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। क्या करेगा? आइस हीट लेके आइस ही रहेगा, सॉलिड क्या रहेगा? खुद सॉलिड ही रहने वाला है। लेकिन धीमे से वो आइस, अब उसने बोल दिया कि भाई मुझे अब गर्म मत करो। क्यों? क्योंकि अब मेरी कैपेसिटी खत्म। क्यों? क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, तेरा मेल्टिंग पॉइंट आ गया? हाँ, मेरा मेल्टिंग पॉइंट आ गया। अब क्या? अब मैं आइस नहीं रहूंगा, अब मैं वाटर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं 0 डिग्री पे आइस भी हूं और 0 डिग्री पे वाटर भी हूं। मुझे अब अगर गर्म करना चाहते हो, मुझे और गर्म करना चाहते हो, तो मुझे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। 0 डिग्री की आइस से मुझे किस में कन्वर्ट होना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर में। यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर हम हीट देते हैं तो हीट की वजह से क्या चेंज होता है? टेम्परेचर। हम हीट देते तो हीट क्या चेंज होता है बेटा? उसका टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे तो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो मैं हीट मेरी गई कहाँ? मैं तो इसे गर्म किए जा रहा हूँ। मेरे पास 5 डिग्री सेल्सियस का आइस था, मैंने गर्म किया तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस हुआ। अब 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को मैं गर्म किए जा रहा हूँ, बट वो उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो हीट गई कहाँ? हीट गई फेज चेंज करने में। क्या चेंज करने में बेटा? फेज चेंज करने में। तुम्हारा सॉलिड लिक्विड हो गया, और इस टाइम पे जो हीट दी जाती है उसे कहा जाता है लेटेंट हीट। कौन सी हीट कहा जाता है बेटा? लेटेंट हीट। चलो, लेटेंट हीट, यहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। फिर लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर मतलब लिक्विड हो गया। अब जैसा ही लिक्विड को अब गर्म करोगे, अब ये बोला अब मेरी कैपेसिटी अच्छी खासी हो गई, अब तो मुझे गर्म करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गर्म करोगे, गर्म करते मस्त, तो वाटर एकदम गर्म हो गया। लेकिन एक जगह पे जाके ये वाटर रुक गया। कौन से टेम्परेचर बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म होगा। अब बोलेगा अब मेरी कैपेसिटी खत्म गर्म होने की। क्यों? क्योंकि अब मैं पानी गर्म नहीं हो सकता है। मैं कौन से स्टेट में हूं? लिक्विड। अब मैं लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा कौन से डिग्री तक गर्म हो सकता हूं बेटा? 100 डिग्री। अब इससे ज्यादा मैं लिक्विड स्टेट में नहीं रह सकता हूं। अगर तुम्हें मुझे और गर्म करना है तो मैं गैस बनूंगा। गैस मतलब वाटर वेपर बनूंगा। वाटर वेपर बनूंगा। पहले मैं खुद को बदलूंगा। 5 डिग्री से मैं 0 डिग्री पे पहुंचा, मेरी लिमिट आ गई। मैं आइस में इतना ही रह सकता हूं। अगर मुझे गर्म करना चाहते हो तो मुझे खुद को क्या बदलना होगा? वाटर में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन जब फेज चेंज होता है तो दिमाग में याद करके रखना बेटा, टेम्परेचर बदलता नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदल गया। अब तुम्हारे पास क्या हो गया? पानी। अब इस पानी को आप गर्म करो, आराम से गर्म होता जाएगा।
50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचा, इसने अपनी औकात दिखा दी। अब इसने बोल दिया कि अब मैं क्या हो गया हूँ, पानी पानी, अब मेरी कैपेसिटी खत्म। अगर मुझे और गर्म करना है तो आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, गैस में। तो वाटर अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यहां पे भी क्या होगा, फेज चेंज। यहां पे भी चेंज हुआ फेज का। जैसे ही लिक्विड वाटर गैस में कन्वर्ट होगा, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। अब गैस ने कह दिया कि अब तुझे जितना गर्म करना है गर्म कर ले। इसने बोला 500 डिग्री चलेगा, हाँ चलेगा। 600 डिग्री, 1000 डिग्री चलेगा, चलेगा, तू गर्म करता जा। लेकिन हमेशा मैं क्या रहूंगा, अब गैस। मतलब एक चीज समझ में आ गई कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। सॉलिड से लिक्विड होगा, हीट लगेगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। लिक्विड से गैस बनेगा, हाँ बनेगा, लेकिन वहां पे फेज चेंज हुआ, हाँ हुआ, लेकिन वहां पे टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। इस जगह पे हीट लगी, उसे हम कौन सी हीट कहते हैं, लेटेंट हीट। इस जगह पे हीट लगी, उसे हम कौन सी कहते हैं, लेटेंट हीट। डन। चलो, ये कौन सा पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट, और ये कौन सा होता है, मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट कहां पे लगती है, मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट पे। इसका फॉर्मूला क्या है, तो आइए साइड में लिखते हैं। लेटेंट हीट, इसका फॉर्मूला होता है, दो टाइप की लेटेंट हीट होती है, मेल्टिंग पॉइंट वाली और बॉइलिंग पॉइंट वाली। देखो, हीट मतलब डेल्टा क्यू, हीट मतलब डेल्टा क्यू होता है ml, और इसका भी फॉर्मूला है ml। लेकिन ये क्या हो रहा है, फ्यूजन, मेल्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये क्या होता है, वेपर फॉर्म में हो रहा है, तो वेपराइजेशन, है ना। चलो, तो यहां पे देखो, पहले आपने इसे गर्म किया तो कौन सी हीट लगी, ms डेल्टा टी। फिर क्या हुआ, फ्यूजन, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, mLF। लिक्विड को गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ा, हाँ सर, यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ा, 0 डिग्री से कितना डिग्री हो गया, 100 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सी हीट लगेगी, वापस यही वाला फॉर्मूला, ms डेल्टा टी। लिक्विड, सर यहाँ लिक्विड तो अपने आप को गैस बना दिया, हाँ यहाँ पे कौन सी हीट लगेगी, लेटेंट, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ml वेपर। चलो, गैस को और गर्म कर दो, सर यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये वाला, ms डेल्टा टी। ये s क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या था, वाटर था, आइस था ना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर। तो हमको सबकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी है बेटा, 2100। इतनी जूल हीट लगती है, किसके लिए, 1 kg बर्फ के लिए, जिसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, उसके लिए लगती है काफी तगड़ी, 4200 जूल जितनी एनर्जी लगती है। किसना बेटा, 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, इससे डबल, है ना। चलो, इसको मैं अगर, चले तो अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर की। टॉपिक का नाम है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर तीन तरीके से होता है। पहली हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में जितने भी फॉर्मूला आएंगे वो अपने क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, एक चैप्टर, उसके जैसे ही फॉर्मूला है। वहां पे करंट का फॉर्मूला होता था I इज इक्वल टू Q/T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे आएगा हीट करंट, ये क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे आएगा हीट करंट। हीट करंट मतलब क्या होता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट।
ऊपर हीट एनर्जी अपॉन टाइम, हीट एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पे होता था चार्ज अपॉन टाइम। अगर याद हो तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू IR था, जहां पे ये पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होता था। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था ये डेल्टा V, उसी तरीके से यहाँ पे होगा डेल्टा T। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होता है? हीट फ्लो होता है, HR। ये होता था पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे भी ये है पोटेंशियल डिफरेंस। बट अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का है ये तुम्हारा हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस काम करता था, वैसे यहाँ पे क्या काम करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस। हमें यहाँ पे कौन सा करंट मिलता था? इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हमें कौन सा करंट मिलेगा? हीट करंट। ये कौन सा रेजिस्टेंस था? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हमें यहां पे कौन सा मिलेगा? हीट रेजिस्टेंस। हीट को जानने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पैरामीटर जो रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, वो हीट रेजिस्टेंस। चलो, आर का फॉर्मूला हमें कुछ पता था, क्या था? रो L बाई ए, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। जिस एरिया में से करंट जा रहा है वो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितने लेंथ में से जा रहा है उसकी लेंथ और उसकी रेजिस्टिविटी, इसको क्या कहते थे? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। और इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनता था रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इतनी है, लेंथ इतना है, एरिया इतना है। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता था कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होती थी उनका उल्टा होता था, हम कंडक्टिविटी कहते थे, सिग्मा। आर, इसको उल्टा कर दो, ये तेरा L हो गया, ये A हो गया, नीचे क्या हो गया? सिग्मा। ये तेरा था रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यहां पे आएगा हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी सेम, LA। और यहाँ पे जैसे ये कौन सी कंडक्टिविटी थी? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी थी। कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिक। ये भी कंडक्टिविटी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का केस में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीट के केस में हीट कंडक्टिविटी। ये तेरा हो गया हीट रेजिस्टेंस, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया तेरा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। डन। जैसे वहां पे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन भी हुआ करता था, है ना? दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे। ऐसे इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3, कैसा कनेक्शन है? सीरीज में। सीरीज में कैसे? मतलब सब में से करंट सेम है। क्या सेम है? सब में से करंट सेम है। इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V3। पोटेंशियल अलग अलग होता था लेकिन करंट सेम होता था, है ना? I क्या होता था बेटा? सेम। V कैसा होता था? सबका डिफरेंट। बट रेजिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला आया था, याद है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे n होंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू Rn। उसी तरीके से तुम्हारा हीट वाले केस में, हीट किस में से जाती है? किसी कंडक्टिंग वायर में से। मान लो ये ऐसे रॉड में से जा रही है, एक पहला रॉड है ना? एक दूसरा रॉड है, एक तीसरा रॉड है। यहाँ से क्या गया? H मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे इसका क्या है? लेंथ अलग है, इसका भी रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। जरूरी नहीं सबकी इक्वल ही डायमीटर हो, कोई मोटा भी हो सकता है, कोई पतला भी हो सकता है, सबका अपना अपना अलग अलग होगा। लेंथ L1, L2, L3, एरिया A1, A2, A3 सब अलग अलग भी हो सकता है ना? ये इस वाले केस में सब में से हीट सेम है, लेकिन सबका देखो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होगा? सबका डिफरेंट होगा। यहाँ पे
यहाँ पे टेम्परेचर T1 होगा, यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, यहाँ पे टेम्परेचर T3 होगा, यहाँ पे कुछ और टेम्परेचर होगा। समझ में आ रहा है? चलो, जैसे जैसे यहाँ पे जाओगे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होगा। ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट जाएगी ऐसे। इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सेम इसी तरह होगा, R1 R2 R3। अगर बहुत सारे अलग अलग होंगे तो वही जैसा ये हो गया, R1 प्लस R2 अप टू Rn। समझ गए? इस तरीके से हो गया। चलो, सीरीज समझ गए? तो पैरेलल तो बहुत आसान हो गया, पैरेलल समझना। पैरेलल कनेक्शन कैसा था बेटा? ऐसे था कुछ, R1 R2 R3। यहाँ से करंट आया I, सब में से अलग अलग करंट जाएगा, I1 I2 I3, है ना? चलो, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम था। इसमें क्या सेम होता? I सबका डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल कैसा होता है? सेम होता है। उसी तरीके से मान लो एक वायर यहाँ है, एक वायर ये रहा, एक वायर ये रहा, ये किसी कांटेक्ट में है, बड़ी सी चीज है ना? यहाँ से कितनी गई? H1, यहाँ से गया H2, यहाँ से गए S3। जैसे ये सबके कांटेक्ट में थे, करंट जा रहा था, वैसे ये हीट देने के लिए कांटेक्ट में है किसी चीज के, और यहाँ पे हीट जा रही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो थ्रू आउट टेम्परेचर सेम होगा, मतलब T1 होगा और यहाँ पे टेम्परेचर T2 होगा, मतलब सबका टेम्परेचर सेम होगा। इस तरीके, इस साइड जो टेम्परेचर होगा सबका सेम, इस तरह में सबका टेम्परेचर सेम, मतलब तुम्हारा डेल्टा T सेम होगा। डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1, मतलब तुम्हारा जो पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होता है? पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर गैप। टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा सबका, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा। इस वाले केस में अलग था, देखो इनके बीच में T माइनस T1, इनके बीच में T माइनस T2, इनके बीच में T2 माइनस T3, सबका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग था। यहाँ पे सेम है। क्या सेम होता है? पोटेंशियल। क्या सेम है? पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। चलो, यहाँ पे करंट अलग अलग है, तो यहाँ पे भी करंट अलग अलग है, डिफरेंट है सब में, है? यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R2 R3। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है छोटा सा पॉइंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डेल्टा T बाय X, मतलब डेल्टा X, मतलब ऐसे भी कह सकते हो डेल्टा T बाय, हाँ डेल्टा T मतलब इनले लग सकता है T2 माइनस T1। इतना टेम्परेचर में चेंजेस आया, इतना डिस्टेंस मतलब x2 माइनस x1, है ना? मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था, ये डिस्टेंस, ये यहाँ से पोजीशन मान लो ये x2 थी और ये पोजीशन कितनी थी? x1। यहाँ से मैं यहाँ पे गया तो टेम्परेचर कितना हो गया? T2। पहले कितना था? T1। तो T2 माइनस T1 कहाँ पे था? x1 पे। कितना चला गया? x। या ऐसे भी ले सकते हो, इस डिस्टेंस को L मान लो, तो हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L। ये भी कह सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, छोटे छोटे दो फार्मूला और बचे। अब एक आता है फार्मूला वीन्स डिस्प्लेसमेंट, जिसमें लगभग ही कोई न्यूमेरिकल बनती है बट MCQ बन जाता है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट, वीन्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है लैम्बडा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t।
टेम्परेचर और ये है वेवलेंथ। और फॉर्मूला होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। आखिरी दो फॉर्मूला बच रहे हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या था बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब H किसके बराबर होता है? E एमिसिविटी। उसके बाद होता है सिग्मा A T⁴ माइनस TS⁴ इसके बराबर हो। डन। स्टीफन बोल्ट्जमैन हो गया। अच्छा, स्टीफन बोल्ट्जमैन में ये हीट हो गया, ये क्या हो गया? एमिसिविटी। ये सिग्मा ये कांस्टेंट है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते थे। ए एरिया, टी मतलब टेम्परेचर बॉडी का और टीएस मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर। चलो अब आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। न्यूटन भाई साहब ने कूलिंग पे भी लॉ दिया था। न्यूटन भाई महान, हर जगह भी उनके फॉर्मूला थे। चलो उनका फॉर्मूला है dt/dt। क्या था बेटा? dt/dt इज इक्वल टू k t-ts। क्या था बेटा? dt/dt इज इक्वल टू k t-ts। ये जो होता था वो ठंडा होता था, तो टेम्परेचर कम होता था, दैट्स व्हाई यहाँ पे लगा होता था माइनस। ये फॉर्मूला ठीक है, ऐसे फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, लेकिन इसे समझना कैसे, सही याद कैसे, न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, या कुछ भी करो, ये आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस लगा दिया है क्योंकि ये नेगेटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। या तो बाहर माइनस लगाओ और फिर लिखो T2 माइनस T1, या बाहर माइनस मत लगाओ, T1 माइनस T2 लिख दो। नीचे आ गया टाइम, जितना टाइम लगा होगा ये के, और इस T की जगह पे एवरेज टेम्परेचर लिखा जाता है। एवरेज मतलब किसका? T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2, और ये होता है सराउंडिंग। इधर तीन टेम्परेचर का काम होता है। पहला है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना था? T1, बाहर का टेम्परेचर था TS, धीमे धीमे इसका टेम्परेचर ड्रॉप होके गया हो गया T2, बाहर का टेम्परेचर कितना है? TS, बाहर उसने क्या दी? हीट। बाहर क्या दी बेटा उसने? हीट। कितने टाइम के लिए? T टाइम के लिए। कितना टेम्परेचर में चेंजेस आए? T1 माइनस T2। कितने टाइम में? T टाइम में। K कांस्टेंट। T1 ये जो अब यहाँ पे T लिखते हैं वो एवरेज लिखते हैं, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस TS सराउंडिंग। बस इतने फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे अब हमें न्यूमेरिकल करना है।